DL Kumar from Biology faculty. Now today we discuss megagametogenosis या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और उसमें आज हम टॉपिक बात करेंगे मेगागैमेटोजेनेसिस या मैं कहूं तो गुरु युग्मक जनन, या फिर हम बात करेंगे, इससे अपन यूं कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, यानी मादा युग्मोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश का विकास। ये टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने गुरु बीजाणु जनन की बात की थी, जिसमें गुरु बीजाणु का विकास किस प्रकार से होता है ये अपन ने बात किया था। और आज हम बात करेंगे मादा युग्मोद्भिद का विकास। देखिए बेटा, अपने को अच्छी तरह पता है कि परपसु कोशिका जो होती है या आर्किस्पोरियल जो सेल होती है, उसमें परिणत विभाजन होता है, जिससे एक प्राथमिक भित्ति कोशिका व एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से बीजांडकाई उत्तक का विकास होता है, और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है उससे गुरु बीजाणु मदर सेल बनती है, यानी मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। और मेगा स्पोर मदर सेल से के अर्धसूत्री विभाजन से मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें 4 मेगा स्पोर होते हैं जो एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उनमें से 3 जो मेगा स्पोर है या गुरु बीजाणु है वो नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक गुरु बीजाणु जो है वो क्रियाशील रहता है। और उस क्रियाशील गुरु बीजाणु से ही भ्रूण कोश का परिवर्धन होता है। वो किस प्रकार से परिवर्धन होता है उसी का अध्ययन आज हम करेंगे। तो देखिए, मैंने यहां लिखा है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणु जन सेल। इससे क्या होता है, इससे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका गुरु बीजाणु मातृ सेल बनती है। इस गुरु बीजाणु मातृ सेल के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु इन गुरु बीजाणु से ही भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो हम यहां से यदि मैं बात करूं, यहां तक की जो मैकेनिज्म है, इससे अपन क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजाणु जनन। तो ये क्रिया है गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। यहां तक कि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के विकास का जो प्रक्रम है, भ्रूण कोश का जो परिवर्तन होता है, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, गुरु युग्मक जनन। तो इसे अपन गुरु युग्मक जनन, या फिर अपन इसे कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश का विकास। तो गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का परिवर्धन गुरु युग्मक जनन या मादा युग्मोद्भिद का विकास कहलाता है। देखिए बेटा, मैं बात करूं, ये एक अपना क्रियाशील सक्रिय क्या है, मेगा स्पोर है। ये मेगा स्पोर है। इस मेगा स्पोर से एक इस प्रकार की, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार की रचना का परिवर्धन होना, ये
3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। इस प्रकार की रचना का परिवर्तन होना क्या कहलाता है बेटा? गुरु युग्मक जनन कहलाता है। तो ये तो है गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। इस गुरु बीजाणु से ये है बेटा मादा युग्मकोद भिद, इसका परिवर्तन होना ये क्या कहलाता है बेटा? गुरु युग्मक जनन कहलाता है। ये है गुरु युग्मक जनन। तो इसमें बेटा ये 3 जो है प्रतिमुखी सेल है, प्रतिमुखी सेल। ये जो है ये जो सेंटर में है तो इसे सेंट्रल सेल कहते हैं। तो ये है केंद्रीय सेल। इसमें ये एक क्या है बेटा? द्वितीयक केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक है। इनमें ये 2 सहायक सेल है, सहायक सेल, और यह है अंड सेल। तो देखिए बेटा, एक गोलाकार अंडाकार एक कोशिकीय अगुणित रचना से, जो कि गुरु बीजाणु है, इससे ये जो रचना आप देख रहे हो ये 7 सेल है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 8 केंद्रक है। इस प्रकार की रचना का डेवलप होना क्या कहलाता है बेटा? मेगागैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो इस रचना से ये रचना कैसे बनी है, इसी वीडियो में हम यहां डिस्कस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो देखिए बेटा, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र सेल बनती है। गुरु बीजाणु मात्र सेल के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणुओं से एक 7 सेल और 8 न्यूक्लियस रचना का डेवलप होना क्या कहलाता है? मेगागैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो यही अपन यहां बात करेंगे। ये जो भ्रूणकोश बनता है ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला होता है, क्योंकि 7 सेल में आपको काउंट करा दूं, यहां 3 सेल, ये 1 सेल और ये 3 सेल, तो 7 हो गई। न्यूक्लियस कैसे है बेटा? इसमें न्यूक्लियस जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस है, तो कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस, बाकी में सब में 1-1 न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनती है। इसका जो अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने किया था और पॉलीगोनम प्लांट में किया था। इसका आंसर सिर्फ पॉलीगोनम टाइप का मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं। तो पॉलीगोनम प्रकार के मादा युग्मोद्भिद का परिवर्तन भी यही है। क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमाया जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। फर्स्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे कि मादा युग्मोद्भिद के विकास को समझाइए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन। आपको पूछे कि पॉलीगोनम प्रकार के मादा युग्मोद्भिद के विकास को बताइए, तब भी यही है। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उनमें इसी प्रकार का क्या होता है? भ्रूण विकास होता है। तो कैप्सुला में एग्जांपल देके पूछ लेता है कि कैप्सुला में मादा युग्मोद्भिद के विकास को समझाइए, तो कैप्सुला में भी इसी प्रकार से मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो से डेवलपमेंट को समझाइए। तो देखिए बेटा, आपको दिख रहा है यहां पर कि इस प्रकार की जो मादा युग्मोद्भिद है उसका विकास केवल एक गुरु बीजाणु से हुआ है, एक। इसका आंसर से मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। तो मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज मादा युग्मोद्भिद के विकास को समझाइए, तब भी यही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दे स्ट्रासबर्गर द्वारा अध्ययन किए गए मादा युग्मोद्भिद के विकास को समझाइए, तब भी यही। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, मादा युग्मोद्भिद का जो अपन ने यहाँ अध्ययन करेंगे जनरली वो पॉलीगोनम टाइप का करेंगे। इसके और भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम केवल एक सामान्य जो कॉमनली मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उस मादा युग्मोद्भिद के विकास को हम यहाँ बात करेंगे। ये क्लियर हो गए आपके?
चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका डेवलपमेंट, इससे इस प्रकार की रचना का किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है वो अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, मैं बात कर दूं एक पहला सबसे पहली पॉइंट, या मैं यहां पर सबसे पहली बात करूं तो देखिए गुरु बीजाणु जो है मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है। तो गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है। क्यों कहलाती बेटा? आप आंसर देंगे क्यों? क्योंकि मादा युग्मोद्भिद का विकास किससे होता है बेटा? गुरु बीजाणु से होता है, इसलिए कहलाएगी। तो प्रथम कोशिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रथम कोशिका वाला एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है, जहां हमने पहले भी बात किया था। तो देखिए जो नर युग्मोद्भिद है उसकी प्रथम कोशिका क्या थी बेटा? माइक्रोस्पोर थी। तो मेगास्पोर किसकी प्रथम कोशिका होगी? फीमेल गैमेटोफाइट की। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो देखिए जो गुरु बीजाणु है, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, वो अपने आकार आमाप में वृद्धि करता है। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म अब। तो क्रियाशील यानी एक्टिव, क्योंकि 3 नष्ट हो गए जो डीएक्टिवेट है। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु अपने आकार आमाप में वृद्धि करता है। इसके लिए पोषण चाहिए, क्योंकि एक नेसेसरी चीज है कि कोई भी चीज बढ़ेगी तो उसको क्या चाहिए? पोषण चाहिए। पोषण कहां से मिलेगा? वृद्धि करता है। इसके लिए आवश्यक पोषण बीजांडकाई से मिलता है। आवश्यक पोषण किससे मिलेगा? बीजांडकाई से मिलता है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बीजांडकाई उत्तक है और इसमें ये मेगास्पोर है और ये 3 मेगास्पोर नष्ट हो चुके हैं और ये अंत अध्यावरण है और ये बाह्य अध्यावरण है, ये बाह्य, और ये ओव्यूल हो गया अपना। ठीक है बेटा? तो ये देखिए अभी ये जो आपको दिख रहा है ये गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु ये क्या है यहां पर बेटा? बीजांडकाई न्यूक्लियस जिसे अपन कहते हैं बीजांडकाई, और ये डीएक्टिवेट हुए या डीजनरेट हुए गुरु बीजाणु है। ये गुरु बीजाणु अपने आकार आमाप में वृद्धि करेगा। तो मैं अब इसमें यहां पर केवल और केवल आपको गुरु बीजाणु बना देता हूं। तो ये गुरु बीजाणु जो अपने आकार आमाप में वृद्धि कर गया, ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, और ये इसके चारों तरफ क्या है बेटा? बीजांडकाई उत्तक है। मैं बीजांडकाई एक बार बना देता हूं दोबारा। तो ये बीजांडकाई उत्तक हो गया और ये गुरु बीजाणु अपने आकार आमाप में वृद्धि कर दिया। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा उसका मैंने फर्स्ट डायग्राम आपको क्लियर कर दिया। तो ये क्या है बेटा? गुरु बीजाणु है जो अपने आकार आमाप में क्या कर गया है? वृद्धि कर दिया है। ठीक है? अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें, जो गुरु बीजाणु में जो अवनित केंद्रक जो उपस्थित है, गुरु बीजाणु केंद्रक, इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए बेटा गुरु बीजाणु केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन
होता है, जिससे दो केंद्रक बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों पर अभिगमित हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने कहा कि गुरु बीजाणु केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो केंद्रक बनते हैं और दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की तरफ अभिगमित हो जाते हैं। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये अपना गुरु बीजाणु है, इसके ये केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन हुआ और दो केंद्रक बन गए। दोनों केंद्रक एंटीपोल पर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। और स्थिति क्या हो गई बेटा, स्थिति अपनी अगली स्टेप में अगर अपन बात करें तो इसकी स्थिति क्या हो गई, स्थिति ये हो गई, एक केंद्रक यहां आ गया और दूसरा केंद्रक यहां आ गया। हो गया मेरा यहां तक का काम, जो मैंने समझाया वो क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, इसमें दो क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं, प्रथम समसूत्री विभाजन हुआ और दो केंद्रक बन गए, यहां पर बन गए दो केंद्रक और इधर भी दो केंद्रक बन गए। अगला तीसरा समसूत्री विभाजन, यानी देखो पहला समसूत्री विभाजन हुआ, ये यहां पर विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए, दूसरा समसूत्री विभाजन हो गया और ये तीसरा। तो यहां पर चार केंद्रक यहां बन गए और चार केंद्रक यहां बन गए। तो देखिए बेटा, यहां प्रथम विभाजन हुआ, ये प्रथम समसूत्री विभाजन। उसके बाद में यहां कौन सा हुआ, सेकंड समसूत्री विभाजन। और यहां कौन सा होता, थर्ड समसूत्री विभाजन। हो गया, तीन समसूत्री विभाजन हो जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करें अब प्रत्येक ध्रुव के केंद्रक में। तो देखिए बेटा, प्रत्येक ध्रुव के गुरु बीजाणु केंद्रक में दो समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे प्रत्येक ध्रुव पर चार गुरु बीजाणु केंद्रक बनते हैं। तो क्लियर बेटा, यहां देखिए अपन ने बात की कि यहां से ये विपरीत ध्रुव पे चले गए, प्रत्येक ध्रुव के केंद्रक में दो समसूत्री विभाजन होते हैं। तो प्रथम समसूत्री विभाजन हुआ, प्रत्येक ध्रुव पर दो केंद्रक बने। दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ, प्रत्येक ध्रुव पर चार केंद्रक बनते हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 8 केंद्रक बन जाते हैं, 8 केंद्रक बन गए। केंद्रकों का विभाजन पूर्ण हो चुका है। अब देखिए बेटा, प्रत्येक केंद्र के जो है उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होना है, परंतु उससे पूर्व प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक सेंटर में आता है। तो ये जैसे मैं कहूं कि ये चेलेजा ध्रुव है और ये माइक्रोपाइल ध्रुव है, प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक सेंटर में आता है। तो नेक्स्ट स्टेप अपन बात करें तो देखिए बेटा, प्रत्येक ध्रुव से एक गुरु बीजाणु केंद्रक मध्य में आता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो देखिए बेटा, अगली स्टेप में बात करूं इसकी, तो ये अपना हो गया गुरु बीजाणु। ये 3 केंद्रक हो गए यहां पर, क्योंकि एक केंद्रक कहां आ गया बेटा, यहां।
इसी प्रकार यहाँ पे ये 3 केंद्रक हो गए, एक केंद्र कहाँ आ गया बेटा, यहाँ मध्य में। तो अब ये कौन सा केंद्रक है बेटा, ध्रुवीय केंद्रक। इसे क्या कहते हैं बेटा, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है। अब प्रत्येक ध्रुव पर कितने केंद्रक रह गए, 3 केंद्रक रह गए। एक केंद्रक कहां आ गए, सेंटर में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप अपन बात करें बेटा, अगली स्टेप अपनी यहां पर। तो देखिए अगली स्टेप अपनी होगी कि इनमें सभी केंद्रकों के अब क्या होता है, कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है केंद्रकों के चारों तरफ और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है। तो देखिए बेटा प्रत्येक गुरु बीजाणु केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित होकर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और इस प्रकार 7 सेल्स व 8 केंद्रक युक्त रचना का विकास होता है। कैसे बिना देखिए बेटा कैसे होता है, तो हम बात करें बेटा ये अपना गुरु बीजाणु है, इधर 3 कोशिकाएं बन जाती है और इन 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो ये 3 कोशिकाएं क्या कहलाएंगी बेटा, प्रतिमुखी सेल। इसी प्रकार एक बड़ी कोशिका 2 छोटी कोशिकाएं बन जाती है, जिसमें बड़ी कोशिका को अंड कोशिका, तो ये अंड कोशिका अंड सेल, और ये 2 सहायक कोशिकाएं कहलाती, सहायक सेल बन जाती है, सहायक कोशिकाएं। और जो मध्य में रह गई ये एक बड़ी दीर्घ कोशिका रहती है, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रल कोशिका, केंद्रीय सेल। और इसमें कौन सा केंद्र कहते हैं बेटा, ध्रुवीय केंद्र। तो इस प्रकार एक ऐसी रचना बन जाती है, कौन सी, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाती है, और यही अपना क्या बन गया, मादा युग्मोद्भिद। तो ये मादा युग्मोद्भिद बन गया। तो इस प्रकार की रचना जो बनती है इसी को अपन क्या कहते हैं, मादा युग्मोद्भिद। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को सामान्य प्रकार का मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट अपन बात करें, यह यानी 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियो सेक, या इसे अपन फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो यही क्या है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट है। अब देखिए बेटा मैंने आपको क्लियर किया पहले भी कि इस प्रकार के गैमेटोफाइट अधिकांशतः आवर्त बीजी पादपों में जो एंजियोस्पर्म है उनमें सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का फीमेल गैमेटोफाइट, शॉर्ट में मैं कह रहा हूं एफजी, फीमेल गैमेटोफाइट अधिकांश आवर्त बीजी पादपों या पुष्पी पादपों में पाया जाता है। तो अधिकांश पुष्पी पादपों में इसी प्रकार का क्या पाया जाता है बेटा,
गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, स्ट्रासबर्गर ने इस प्रकार के जो मादा युग्मोद्भिद है उसका अध्ययन पॉलीगोनम पादपों में किया। इस कारण से पॉलीगोनम प्रकार का क्या कहते हैं बेटा, मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, मैं यहां से ये लाइन मिटा रहा हूं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपन बात कर सकते हैं आगे, नेक्स्ट याद करें। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूं अब। तो देखिए बेटा मैं बात कर रहा हूं आगे इससे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इस प्रकार का जो मादा युग्मोद्भिद है, ये जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला जो मादा युग्मोद्भिद है, तो स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम पादपों में 7 सेल्स व 8 न्यूक्लियस भ्रूण कोष युक्त फीमेल गैमेटोफाइट को खोजा। इस कारण इसे पॉलीगोनम क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियो सेक कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप का। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, इस प्रकार के जो एम्ब्रियो सेक है इसका डेवलपमेंट केवल एक गुरु बीजाणु से हुआ है, इसलिए मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। तो देखिए बेटा इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक का परिवर्धन केवल एक गुरु बीजाणु से होता है, अतः इसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहते हैं। क्लियर बेटा, तो ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक है, पॉलीगोनम प्रकार का है। इस प्रकार के जो कैप्सुला है उसमें भी इसी प्रकार का क्या होता है बेटा, भ्रूण एम्ब्रियो सेक बनता है। तो देखिए बेटा हम बात करें, ये भी लिख देते अपन, कैप्सुला में एक ये ब्रेसिकेसी फैमिली का एक पादप है और ज्यादातर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टडी की गई है वो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, पूरा नाम है इसका, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस प्लांट में ही किया गया है। तो कैप्सुला में पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। क्लियर। अब दो चीजें और अपन यहां बात करेंगे, मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड जो रखती है वो अपन यहां दो बातें और बात करेंगे। एक बात अपन करेंगे बेटा तंतु रूपी समुच्चय और एक अपन बात करेंगे अवरोध। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, दोबारा मैं एक बार मेल गैमेटोफाइट बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये अपना मेल गैमेटोफाइट है जो वेल डेवलप में बना देता हूं। ये एक सेल है, ये साइक सेल है, ये द्विध्रुवीय केंद्रक है और ये एंटीपोडल सेल है। ठीक है, अब यहां पर कुछ इनसे रिलेटेड कुछ चीजें अपन यहां बात करेंगे। ये बीजांडकारी है, ये बीजांडकारी, और आपको पता है यही रचना जो मैंने जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, बीजांड की संरचना बताई थी, तब मैंने कहा था कि जो एम्ब्रियो सेक है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ना। तो वो मैंने यहां कर दिया है
तो ये बीजांडकाय हो गया। अब मैं यदि इसमें अंतर्द्यावरण, बाह्यद्यावरण और बीजांडकोर बना देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओव्यूल में। बना भी दूं? आप कहते हो तो मैं बना देता हूं। ये लो साहब, तो ये अपन ने बना दिया, ये अंतर्द्यावरण और ये बाह्य अद्यावरण हो गया, और ये ओव्यूल बन गया, ये बीजांड हो गया ओव्यूल। अब देखिए इसमें दो चीजें अपन बात करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है ये चीज। क्या? पहली है तंतु रूपी उपकरण। ठीक है, तो देखिएगा फिलिफॉर्म एपरेटस, तंतु रूपी उपकरण। तंतु रूपी उपकरण क्या है बेटा? देखिए सहायक कोशिका और जो बीजांडकाई है उनके बीच एक अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? तंतु रूपी उपकरण। तो देखिए सहायक सेल व बीजांड काई के मध्य उपस्थित अंगुली नुमा उभार क्या कहलाते बेटा? तंतु रूपी समुच्चय। देखिए मैं आपके लिए, आप खुद ही बताएंगे ये क्या है सहायक सेल, ये क्या है बीजांडकाय। इनके बीच इस प्रकार की एक रचना पाई जाती है, इसके बीच ये भी है इधर, इस प्रकार की एक रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहेंगे बेटा? तंतु रूपी उपकरण। क्लियर? तो ये हो गए तंतु रूपी। अब ये करते क्या है? तो देखिए बेटा बीजांडकाय में क्या है? बीजांडकाय क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो बीजांडकाय से पोषण लेते हैं, सहायक कोशिका को देते हैं, और सहायक कोशिका किसको दे देती है? एम्ब्रियो सेल को। तो देखो बेटा तंतु रूपी समुच्चय क्या करेंगे? बीजांडकाई से पोषण किसको? सहायक सेल को। सहायक सेल से किसको? एम्ब्रियो सेक को। तो एम्ब्रियो सेक को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, इससे जो तंतु रूपी समुच्चय हैं इनसे कुछ केमिकल भी सीक्रेट होते हैं, कुछ रसायनों का उत्सर्जन होते हैं। जो पोलन ट्यूब आती है ना, कैसे आती है पोलन ट्यूब? परागकण जब अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर पोलन ट्यूब इसमें प्रवेश करती है तो उसको गाइड करता है, यानी उसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है और गाइड करता है, उसके मार्ग को निर्धारित करता है कि किस मार्ग से आपको जाना है। जैसे हम जो टीचर है आपको गाइड करते हैं, ऐसे ये भी इसको गाइड करती है। तो देखिए बेटा जो है तंतु रूपी समुच्चय से रसायन का स्त्रावण जो पराग नली को आकर्षित व मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो मार्गदर्शन प्रदान करता है। टीचर भी एक तरीके के मार्गदर्शक ही है। जाना कहां है आपको, वो आपकी मर्जी है। केवल मार्ग बताते हैं कि इस मार्ग पे चलोगे तो अगले जो 70 ईयर है वो बड़े आनंद और सुखमय व्यतीत होंगे, और अगर इस मार्ग पे चलेंगे तो ये 2-4 वर्ष आपको बड़े आनंदमय व्यतीत हो सकते हैं, परंतु अगले जो 60 वर्ष है वो दुखमय व्यतीत होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से अपन ये भी मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। तो तंतु रूपी समुच्चय हो गया बेटा। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, अवरोधक। तो देखो बेटा भ्रूण कोश अवरोधक, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? इसको अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो सेक बैरियर। बैरियर जानते हो, पुलिस वाले बैरियर लगा के रखते हैं जहां जनता को या पब्लिक को कंट्रोल करना है, वहां पर क्या करके रखती है वो बैरियर। ऐसे ही जो अपना भ्रूण कोश है उसको भी मूवमेंट होने से रोकने के लिए, जो एम्ब्रियो सेक है उसको मूवमेंट होने से रोकने के लिए, उसको इधर उधर जाने से रोकने के लिए क्या होते हैं बेटा? बैरियर।
कहां मूवमेंट कर सकता है? देखो इधर मूवमेंट नहीं कर सकता, इधर नहीं कर सकता, ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है। तो यहां पर बैरियर लगा होता है और इधर भी यहां पर बैरियर होते हैं, ये दो बैरियर लगे होते हैं इसमें। तो कुछ प्लांट्स में होते हैं ये बैरियर, जरूरी नहीं सभी पादपों में बैरियर हो। तो देखिए बेटा, एक में कहूं तो ये क्या करते हैं, पहले तो बैरियर एम्ब्रियो सेक को गति करने से रोकने वाली रचना को अवरोधक कहते हैं। ये अवरोधक ऊपर व नीचे होते हैं, यानी चेलेजा साइड की तरफ और माइक्रोपाइल की तरफ। तो अपन कहें चेलेजा साइड एंड माइक्रोपाइल साइड की तरफ ये होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें इसमें कि ये अवरोधक जो है वो किसके बने हैं, तो बीजांडकाय की जो कोशिकाएं होती है ना, अधिक मोटी भित्ति वाली, उनसे बनते हैं। तो अवरोधक बीजांडकाई की मोटी भित्ति युक्त सेल्स से बने होते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे ये बने होते हैं। अब देखिए, जो अवरोधक चेलेजा साइड की तरफ है उन्हें हाइपोस्टेट कहते हैं। तो देखिए बेटा, चेलेजा की तरफ उपस्थित अवरोधक को हाइपोस्टेस कहते हैं। हाइपोस्टेस कई बार एग्जाम में पूछा हो बेटा, हाइपोस्टेस क्या है? तो चेलेजा साइड की तरफ उपस्थित अवरोधक, जो किसमें देखा गया है, जोस्टेरा। बहुत सारे प्लांटों में देखा गया, मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूं यहां पर। तो जोस्टेरा में एक हाइपोस्टेस क्या पाया जाता है, अवरोधक उपस्थित होता है। तो ये कौन सा अवरोधक बेटा, हाइपोस्टेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, जो माइक्रोपाइल साइड की तरफ जो अवरोधक होता है, माइक्रोपाइल साइड की तरफ जो अवरोधक होता है उसे अपन एपिस्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेस कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है कोस्टेलिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में होगा कोस्टेलिया। कोस्टेलिया में इस प्रकार के एपिस्टेस टाइप का क्या प्रेजेंट होता है बेटा, अवरोधक उपस्थित होता है। तो ये अवरोधक कौन सा है बेटा, एपिस्टेस। और ये किसमें, कोस्टेलिया में। तो एग्जाम्पल में लिख दूं वहां पर कोस्टेलिया। तो ये थे बेटा अपन ने किस तरीके से माघा युग्मोद्भिद का किस प्रकार से विकास होता है वो अपन ने देखा। मैं एक बार वापस बता दूं, तो ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है, अपने आकारामा पे वृद्धि किया, केंद्रक में विभाजन हुआ, पहला विभाजन हुआ जिससे दो केंद्रक बने, विपरीत ध्रुवों की तरफ अभिगमित हुए। प्रत्येक ध्रुव के केंद्रकों में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक बनते हैं, प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाते हैं और प्रत्येक ध्रुव पर अब केवल 3 केंद्रक रह जाते हैं। अब इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिससे कि चेलेजा साइड की तरफ जो 3 सेल बनती है उन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं, और जो माइक्रोपाइल की साइड जो बनती है 3 कोशिकाएं उन्हें अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में एक अंड कोशिका और 2 सारी कोशिकाएं होती है, मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है जिससे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और इसी कोशिका से एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का विकास होता है, जो नेक्स्ट वीडियोज में अपन आगे बात करेंगे। तो इससे भ्रूणपोष बनेगा, इसीलिए इसे
क्या कहते हैं बेटा, एंडोस्पर्म मदर सेल कहते हैं इसको, वो भी कहते हैं अपन इसको, तो एंडोस्पर्म मदर सेल के रूप में भी इसे जानते हैं। इसके अलावा इसमें एक तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है किसमें बेटा, मादा युग्मोद्भिद में, जो बीजांडकाई को पोषण लेकर भ्रूण कोष को देता है और ये पराग नलिका का मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा दो अवरोध पाए जाते हैं, हाइपोस्टेज जो कि जोस्टेरा में है और एक एपिस्टेज जो कि माइक्रोपाइल की तरफ है, और ये कोस्टेलिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था बेटा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, या फिर मैं कहूं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।